मूवी की शुरुआत एक सीआईए एजेंट को दिखाने से होती है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली सीआईए के लिए हैकिंग का काम करता है। वह हैकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ उसे मशीन्स के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है। इसी वजह से वह हर बार कुछ न कुछ नया बना ही लेता है। आज भी वह वीकेंड के दिन एक खास तरह का बॉम्ब बनाने में लगा होता है। तभी उसकी वाइफ मिरांडा कहती है कि कुछ ही देर में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम अभी भी यहीं बैठे हो। ये सुनते ही चार्ली तुरंत घर चला जाता है और फिर मिरांडा अपनी सारी पैकिंग करके बाहर आ जाती है। चार्ली पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए लंदन जा रही हो। मिरांडा बताती है कि बस 3 दिन का एक फंक्शन है जहां बहुत ज्यादा अमीर लोग भी आने वाले हैं, इसलिए मुझे कुल 4 दिन लगेंगे। चार्ली कहता है कि पता नहीं मेरे ये 4 दिन कैसे गुजरेंगे। दोस्तों, चार्ली और मिरांडा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बातों ही बातों में मिरांडा की कैब उनके घर के सामने आ जाती है। इसके बाद मिरांडा कैब में बैठकर वहां से चली जाती है और फिर सीन कट हो जाता है। अगले दिन मंडे होता है और हम देखते हैं कि चार्ली सीआईए के ऑफिस में अपनी ड्यूटी करने के लिए आया है। जैसे ही वह सीआईए की बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, उसकी हर छोटी से छोटी चीज कैमरा से डिटेक्ट होती है। पूरी चेकिंग होने के बाद ही उसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है। जब चार्ली रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है, तभी अचानक सीआईए के बहुत मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक दूसरा हैकर घुस जाता है। चार्ली तुरंत उस हैकर को सीआईए के सारे सिस्टम से बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी वह हैकर चार्ली को मैसेज करता है। उस हैकर का नाम इनक्विलाइन होता है। वह कहता है कि यह मेरा असली नाम नहीं है और मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं हूँ। चार्ली जवाब देता है कि अगर तुम गलती से सिस्टम में घुसे हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी चीजें गलती से नहीं होती, इसलिए अपना मकसद बताओ। चार्ली धमकी देता है कि वरना तुम दुनिया के जिस भी कोने में छुपे होगे, मैं तुम्हें ढूंढकर सीआईए को तुम्हारे पीछे भेज दूंगा। इस पर इनक्विलाइन कहता है कि मैं तुम्हें कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो तुम्हारे बॉस के बारे में है। तुम्हारा बॉस गद्दार है। इनक्विलाइन कहता है कि फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर चार्ली कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम टर्की के रहने वाले हो, इसलिए मुझसे खेल मत खेलो और सच बताओ। इसके बाद इनक्विलाइन पूरा सच बता देता है। वह कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो 2 बॉस हैं वे दोनों गद्दार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डेप्यूटी एलिजाबेथ है वह बहुत अच्छी औरत है। तुम्हारे बॉस रूसो और एल्बी कल एक जगह पर टेररिस्ट अटैक कराने वाले हैं। ये सुनते ही चार्ली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? इनक्विलाइन कहता है कि तुरंत मेन सर्वर रूम में जाओ जहां मास्टर कंप्यूटर रखा है। ये सुनकर चार्ली और भी हैरान हो जाता है। चार्ली सोचता है कि इनक्विलाइन को सीआईए के अंदर मास्टर कंप्यूटर की जगह कैसे पता है। इनक्विलाइन कहता है कि अब तो तुम मेरा यकीन कर सकते हो क्योंकि मुझे सीआईए की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है। चार्ली बिना सोचे समझे मेन रूम में चला जाता है। वहां पहुंचते ही चार्ली कंप्यूटर पर इनक्विलाइन की लोकेशन ट्रैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस कंप्यूटर में इनक्विलाइन का वायरस पहले से एक्टिव होता है। यह देखकर चार्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है। कुछ करने से पहले ही उसके सामने कई रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इन रिपोर्ट्स में अमेरिका के कुछ टॉप सीक्रेट्स होते हैं। उनमें लिखा होता है कि 2022 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वे किसी और ने नहीं बल्कि सीआईए हेड रूसो और एल्बी ने ही करवाए थे। ये बात सिर्फ उन दोनों को ही पता थी, किसी और को नहीं। अब चार्ली को इनक्विलाइन की सारी बातों पर यकीन हो जाता है। चार्ली तुरंत पूछता है कि कल वाला टेरर अटैक कहाँ होने वाला है। इनक्विलाइन बताती है कि इंग्लैंड के शहर लंदन में, लेकिन वह वहाँ कहाँ होगा ये मुझे नहीं पता। चार्ली पूछता है कि क्या तुम अपना नाम बता सकती हो? इनक्विलाइन कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। चार्ली पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? इनक्विलाइन जवाब देती है कि यह भी तुम्हें सही समय पर पता चलेगा, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। इसके बाद जैसे ही चार्ली मेन रूम से बाहर आता है, वहाँ उसे उसका दोस्त एलेक्स मिलता है। एलेक्स पूछता है कि भाई सब ठीक तो है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। चार्ली कहता है कि बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, इसलिए मुझे खुली हवा चाहिए। चार्ली घर पहुंचते ही अपनी वाइफ को फोन करने वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि लंदन में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। शायद कल वाला टेरर अटैक उसी इवेंट में हुआ हो। वह फिलहाल मिरांडा को कुछ नहीं बताता और फिर से सीआईए बिल्डिंग चला जाता है। वह सीधे अपने हेड रूसो से मिलता है, वही रूसो जिसने खुद ही टेरर अटैक प्लान किया था। चार्ली कहता है कि सर, मुझे लगता है लंदन में टेरर अटैक होने वाला है, इसलिए हमें वहाँ सीआईए भेजनी चाहिए। रूसो कहता है कि चिंता मत करो, अगर कुछ होने वाला होता तो सीआईए को पहले से पता होता। तभी डेप्यूटी उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है। वहां पहुंचकर डेप्यूटी चार्ली से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि लंदन में अभी अभी एक टेरर अटैक हुआ है जिसमें तुम्हारी वाइफ मिरांडा की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही चार्ली सन्न रह जाता है। वह कहता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, प्लीज फिर से चेक कीजिए, शायद वह कोई और औरत हो। लेकिन डेप्यूटी कहती है कि मुझे भी बहुत अफसोस है, मिरांडा अब नहीं रही। इसके बाद रूसो टीवी ऑन करता है। न्यूज में चार्ली देखता है कि एक टेररिस्ट ने मिरांडा को पकड़ा
और बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी। ये देखकर चार्ली पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त उसे घर छोड़ने आता है। घर के बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया वाले इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन चार्ली सबसे मुंह छुपाकर घर के अंदर चला जाता है। वह कभी घर के एक कोने में तो कभी दूसरे कोने में बैठा रहता है, क्योंकि हर जगह उसे मिरांडा की याद सताती रहती है। अगले दिन चार्ली फिर से CIA ऑफिस जाता है, जहां रूसो और LB दोनों मौजूद होते हैं। चार्ली कहता है कि हम CIA वाले हैं, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, फिर भी हमें लंदन वाले अटैक की खबर कैसे नहीं मिली। रूसो कहता है कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। चार्ली कहता है कि चलो गलती मान ली, लेकिन अब मिरांडा के कातिलों को ढूंढ तो सकते हैं। इस पर LB कहता है कि तुम्हें अभी बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। LB कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे टेररिस्ट बहुत चालाक हैं। तब चार्ली समझ जाता है कि ये दोनों गद्दार हैं और उसकी मदद नहीं करेंगे। वह वापस घर चला जाता है, जहाँ हर कोने में उसे मिरांडा की याद आती है। इसी वजह से वह बाहर ग्रास पर आकर बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाकर मिरांडा की डेड बॉडी कलेक्ट करता है। उसी रात वह मिरांडा का सूटकेस देखता है, जिसे वह लंदन ले गई थी। चार्ली सूटकेस को गले लगाकर फूट फूट कर रोता है और रोते रोते पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही चार्ली फैसला करता है कि अब वह खुद ही अपनी वाइफ के कातिलों से बदला लेगा। इसी वजह से चार्ली तुरंत अपने ऑफिस आता है और मेन सिक्योरिटी रूम में जाकर लंदन में जिस बिल्डिंग में टेरर अटैक हुआ था वहां के सारे कैमरास चेक करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसे उन 3 लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिन्होंने मिरांडा को मारा था। उन 3 लोगों में 2 आदमी और एक औरत थी। जब चार्ली ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि वे कोई और नहीं बल्कि रशियंस हैं। उन 2 आदमियों के नाम लिसांद्रो और मोनिसेंट थे, जबकि उनकी साथी का नाम सिलीन था। चार्ली ने कुछ ही मिनटों में उन तीनों की पूरी डिटेल्स निकाल ली, लेकिन तभी रूसो और LB उसे अपने रूम में बुला लेते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इस पर चार्ली उनसे पूछता है कि हैंडल करने का क्या मतलब है। चार्ली कहता है कि मैंने कुछ ही मिनटों में सब कुछ पता कर लिया और तुम्हें 3 दिन लग गए यह तय करने में कि हम हैंडल करेंगे। तुम्हें उतना भी नहीं पता चला जितना मुझे आधे घंटे में पता चल गया। चार्ली कहता है कि शायद तुम जानना ही नहीं चाहते। इस पर रूसो कहता है कि अगर तुम डॉक्टर को दिखाओगे तो शायद तुम्हारी हालत ठीक हो जाए। तब चार्ली समझ जाता है कि ये लोग पूरी तरह बिक चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है उसे खुद ही करना होगा। अगले दिन चार्ली अपनी शर्ट पर एक रिकॉर्डर लगाता है और उस रिकॉर्डर को पेपर क्लिप से कुछ पेपर्स पर लगा देता है। वे पेपर्स सीधे रूसो के रूम में जाते हैं, जहां चार्ली उन पेपर्स पर रूसो और LB के किए हुए साइंस दिखाता है। चार्ली कहता है कि ये पेपर्स देखिए, इन पर आपके साइंस हैं। इन पेपर्स में लिखा है कि 2022 में लॉस एंजलिस में जो अटैक्स हुए थे उनकी इंक्वायरी CIA खुद करेगी। इंक्वायरी और नोटिफिकेशंस के बाद उन अटैक्स पर कोई पेपर वर्क नहीं किया गया। चार्ली पूछता है कि बताइए CIA कब से चोर बनने लगी। ये सुनते ही LB बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि बेटे, CIA से निकाले जाने से पहले अपनी लिमिट्स में रहो और जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करो। LB धमकी देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें कहीं छोड़ आएं। इस पर चार्ली कहता है कि धमकियां सुनना अच्छा लगता है, धमकाने से बेहतर है कि कुछ करके दिखाओ। तब रूसो पूछता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो। चार्ली कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे इन दीवारों से बाहर निकाला जाए और स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। उसी ट्रेनिंग से मैं खुद अपनी वाइफ के किलर्स को ढूंढ कर मारूंगा। ये सुनते ही रूसो और LB जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि लगता है तुमने कल रात जॉन विक देखी है। चार्ली कहता है कि मुझे जॉन विक के बारे में नहीं पता, लेकिन जब तक मैं अपनी वाइफ के किलर्स को मार नहीं देता तब तक चुप नहीं बैठूंगा। ये सुनकर LB हंसता है और कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने के लिए फील्ड में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजने को तैयार हैं, लेकिन याद रखना इसके बाद CIA तुम्हारी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगी, न पैसा मिलेगा और न प्रोटेक्शन। चार्ली कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। इसके बाद चार्ली तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है हम देखते हैं कि रूसो और LB कहते हैं कि लगता है इसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। LB कहता है कि जब तक यह ट्रेनिंग करता रहेगा हम पीछे से इसके बारे में सब कुछ पता कर लेंगे और इसके सारे सीक्रेट्स अपने पास रखेंगे ताकि यह कभी हमारे खिलाफ न जा सके। कुछ घंटों बाद हम चार्ली को देखते हैं जो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कर्नल बैंडो के पास पहुंचता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। बैंडो कहता है कि मेरा नाम मेजर बैंडरसन है और तुम मुझे बैंडो कह सकते हो। इसके बाद वे दोनों कार में बैठकर साइट की तरफ निकल जाते हैं। बैंडो कहता है कि अगले 30 दिन तक तुम्हें बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। बैंडो कहता है कि तुम्हें दिन रात ट्रेनिंग करनी होगी। चार्ली कहता है कि मैं ट्रेनिंग करने ही आया हूँ, लेकिन बैंडो कहता है कि समय वह बताएगा। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम CIA बिल्डिंग देखते हैं जहाँ रूसो और LB चार्ली के ऑफिस में जाते हैं। कई घंटों की सर्च के बाद भी उन्हें चार्ली के खिलाफ कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वह लगातार टारगेट मिस कर रहा होता है। एक भी बुलेट टारगेट पर नहीं लगती। इस पर बैंडो कहता है कि थोड़ा पास से ट्राई करते हैं, लेकिन वहां से भी चार्ली पूरी तरह फेल हो जाता है। चार्ली बार बार कहता है कि चलो थोड़ा और पास चलते हैं, मैं उसका सिर उड़ा दूंगा, लेकिन बैंडो कहता है कि अगर इतना
इतना पास जाना है तो गन की जरूरत ही क्या है। बांडो कहता है कि मार्शल आर्ट सीखो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये सुनकर चार्ली बहुत शर्मिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ एल्बी और रूसो चार्ली के घर पहुंचते हैं। वे उसकी सारी चीजें चेक करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। असल में चार्ली ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था और उसे पता था कि वह कोई भी प्रूफ पीछे नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से रूसो और एल्बी की बेबसी के बावजूद उन्हें चार्ली की कोई वीकनेस नहीं मिलती। दूसरी तरफ चार्ली और बांडो एक रूम में बैठे होते हैं। बांडो चार्ली से कहता है कि 20 दिन हो गए हैं और तुम शूटिंग के नाम पर सिर्फ गन पकड़ना सीख पाए हो। बताओ तुम अपनी वाइफ के किलर्स को कैसे मारोगे। चार्ली पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैं उन्हें मारूंगा। बांडो कहता है कि सब छोड़ो और ये गन पकड़ो और जितनी जल्दी हो सके मुझे गोली मारो। चार्ली कहता है कि अगर गोली चली तो आप मर जाएंगे। बांडो कहता है कि मुझे पता है, इसलिए वही करो जो मैंने कहा है। लेकिन चार्ली डर की वजह से गोली नहीं चलाता। बांडो कहता है देखा, तुम अपने वाइफ के किलर्स को नहीं मार पाओगे। चार्ली कहता है कि जब समय आएगा मैं हिम्मत से उन्हें मारूंगा। इस पर बांडो कहता है कि जब समय आएगा तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि गन से बुलेट किस होल से निकलती है, इसलिए तुम्हें शरीर से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। बांडो कहता है कि मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है लेकिन तुम जैसा कोई नहीं देखा। बांडो कहता है कि तुम दिमाग से तेज हो लेकिन शरीर से कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तुम्हें सबको अपने दिमाग से मात देनी होगी। यह कहकर बांडो वहाँ से चला जाता है। अब हम एल्बी और रूसो को देखते हैं जिन्होंने 20 दिन तक सर्च करने के बाद भी चार्ली के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पाया। इसीलिए अब वे बांडो को ऑर्डर देते हैं कि चार्ली को मार दिया जाए ताकि वह रूसो और एल्बी के खिलाफ गवाही न दे सके। जब बांडो चार्ली के रूम में आता है तो वह देखता है कि चार्ली वहाँ नहीं है। यह देखकर बांडो बहुत हैरान हो जाता है। अब हम चार्ली को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ रूसो और एल्बी की सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि जो पेपर्स चार्ली ने रूसो और एल्बी को दिए थे, हाँ वही पेपर्स जिन पर उनके साइंस थे, चार्ली ने उन पर पहले ही माइक्रोफोन लगा दिया था। वह रियल टाइम में उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन रूसो को इस रिकॉर्डर का भी पता चल जाता है। रूसो रिकॉर्डर में कहता है चार्ली हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसके तुरंत बाद हम चार्ली को देखते हैं जो प्लेन से लंदन पहुंच चुका होता है। उसके पास बहुत सारा पैसा और कई फेक पासपोर्ट्स होते हैं जिनकी मदद से वह कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। अब चार्ली लंदन में एक अपार्टमेंट लेता है क्योंकि उसे सिलीन की लोकेशन मिल जाती है। हाँ, यही वही लड़की थी जो उस दिन के टेरर अटैक में शामिल थी। चार्ली देखता है कि सिलीन रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 घंटे के लिए बाहर जाती है। इसी समय चार्ली उसका अपार्टमेंट का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है और सर्च करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे लिसांड्रो और मोनिसांट के बारे में कुछ क्लूज मिल जाएं। वह देखता है कि दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं, लेकिन एक ड्रॉर में चार्ली को एक गन मिलती है। इसी वजह से चार्ली तुरंत उस गन को अपने साथ रख लेता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि सिलीन वापस अपने अपार्टमेंट आ रही है। ये नोटिफिकेशन किसी और का नहीं बल्कि इंक्विलाइन का होता है। फोन में ट्रैकर देखकर चार्ली को पता चलता है कि सिलीन अब उसके बहुत करीब आ चुकी है। ये समझते ही चार्ली तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल आता है और थोड़ा पीछे छिप जाता है। जैसे ही सिलीन और उसका बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, चार्ली उन पर गन तान देता है, लेकिन बांडो की बातें सच साबित होती हैं और सही समय आने पर चार्ली गोली नहीं चला पाता। डर के मारे चार्ली वहाँ से भाग जाता है और तुरंत अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचते ही वह इंक्विलाइन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इंक्विलाइन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। अगले ही पल हम चार्ली को देखते हैं जो अगली बार रेगुलर चेकअप के बहाने वहाँ आता है, लेकिन इस बार चार्ली सारे कंप्यूटर्स में वायरस डाल देता है और सभी कंप्यूटर्स बंद कर देता है। इसकी वजह से डॉक्टर तुरंत सिलीन को छोड़कर बाहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली सिलीन के पास आता है, चेंबर का दरवाजा बंद करता है और अंदर अनकॉन्शियस पाउडर डालना शुरू कर देता है। सिलीने पूछती है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। चार्ली कहता है कि इन बातों का समय नहीं है, जल्दी बताओ लिसांड्रो और मोनिसांट कहाँ मिलेंगे। सिलीने कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। तभी चार्ली गुस्से में और ज्यादा पाउडर डाल देता है। चार्ली कहता है कि तुम्हारे पास 15 सेकंड्स हैं, इसके बाद तुम बेहोश हो जाओगी। सिलीन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जैसे ही सिलीन बेहोश होने वाली होती है, चार्ली चेंबर का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सिलीन चार्ली पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। सिलीन चार्ली पर भारी पड़ने लगती है और लड़ते लड़ते वे डॉक्टर के ऑफिस से बाहर सड़क तक आ जाते हैं। सिलीन भागने लगती है और चार्ली उसके पीछे होता है। तभी एक वैन उसे टक्कर मार देती है और सिलीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। चार्ली को सिलीन से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इसलिए वह सिलीन का फोन उठाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वह अपने अपार्टमेंट पहुंचकर सारा सामान पैक करता है और वहां से किसी दूसरी सिटी जाने का फैसला करता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। नई सिटी पहुंचते ही चार्ली एक बार में जाता है जहां वह देखता है कि बैंडो उसके पीछे आ चुका है। जैसे ही चार्ली की नजर उस पर पड़ती है, वह तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते हुए
हुए वह एक दूसरे क्लब में घुस जाता है, लेकिन बैंडो वहां भी पहुंच जाता है। बैंडो कहता है कि भागने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। चार्ली पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। बैंडो कहता है कि क्या तुम CIA के सबसे अच्छे हैकर नहीं थे। फिर वह कहता है कि जो तुम करने जा रहे हो वह बहुत खतरनाक है। बैंडो चार्ली को समझाता है कि चुपचाप घर जाओ और कहीं छिप जाओ, वरना यहाँ मारे जाओगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। चार्ली कहता है कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। इस पर बैंडो कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि CIA वाले दूध के धुले नहीं हैं। बैंडो कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर चार्ली वहाँ से बाहर आ जाता है और सीन कट हो जाता है। अब हम टर्की का सीन देखते हैं, जहाँ चार्ली पहुंच चुका होता है, क्योंकि इंक्वालाइन ने उसे टर्की आने को कहा था। इंक्वालाइन ने कहा था कि वह वहीं मिलेगा। बताई गई लोकेशन पर पहुंचते ही चार्ली देखता है कि इंक्वालाइन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वह मुस्लिम भी होती है। चार्ली पूछता है कि तुमने CIA की हाई सिक्योरिटी कैसे तोड़ी और उनके कंप्यूटर्स को कैसे हैक किया। इस पर इंक्वालाइन कहती है कि मेरा नाम सारा है। वह बताती है कि उसके पति CIA में काम करते थे, लेकिन उन्होंने रूसो और LB का राज खोलने की कोशिश की थी। इसी वजह से रूसो और LB ने उन्हें मरवा दिया। सारा कहती है कि उसके पति ने उसे सब कुछ सिखाया था। सारा बताती है कि इसी वजह से वह पासवर्ड्स हैक करके चार्ली तक आसानी से पहुंच गई। चार्ली कहता है कि अब तुम्हें पता है कि रूसो और LB कितने खतरनाक हैं, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। सारा कहती है कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। सारा कहती है कि जैसे ही उसे पता चला कि चार्ली की वाइफ भी टेरर अटैक में मारी गई है, उसने चार्ली का साथ देने का फैसला कर लिया। पहले वह सिर्फ रूसो और LB के प्लान खराब करना चाहती थी, लेकिन अब वह चार्ली का पूरा साथ देगी। इसके तुरंत बाद हम चार्ली को एक होटल में देखते हैं। वहाँ पहुँचते ही वह एक वैक्यूम मशीन को स्विमिंग पूल के वैक्यूम चेंबर में फिट कर देता है। इसका क्या मकसद है ये हमें आगे पता चलता है। जिस जगह चार्ली आया था वहाँ उसे मोनीसेंट मिलने वाला होता है, लेकिन तभी सारा बताती है कि वहाँ एक और आदमी भी है जो CIA के लिए काम करता है और एक जॉनसन नाम का आदमी है जो रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। चार्ली कहता है कि CIA का आदमी बैंडो है, लेकिन दूसरे आदमी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। सारा कहती है कि दूसरा आदमी मोनीसेंट का ही होगा, इसलिए दोनों से बचकर रहना। यहाँ हम मोनीसेंट को देखते हैं, जो इतना अमीर था कि उसने अपने पूरे अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल बनवा रखा था। वह टॉप फ्लोर पर रहता था और हर रात आराम से स्विमिंग करता था। आज भी मोनीसेंट रोज की तरह स्विमिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ चार्ली पहुँच जाता है। मोनीसेंट कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम ऊपर क्या कर रहे हो। चार्ली जवाब देता है, ऊपर तो अब तुम जाने वाले हो, जैसे ही मैं यह बटन दबाऊंगा मोटा ग्लास टूट जाएगा। चार्ली धमकी देता है कि ग्लास टूटते ही तो सीधा ऊपर चला जाएगा, इसलिए मुझे बता दो लिसांड्रो कहाँ मिलेगा। ये सुनते ही मोनीसेंट डर जाता है और तुरंत लिसांड्रो की लोकेशन बता देता है, लेकिन चार्ली इतना गुस्से में होता है कि वह बटन दबा देता है। धीरे धीरे ग्लास टूटने लगता है। मोनीसेंट बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्लास पूरी तरह टूट जाता है और मोनीसेंट नीचे गिरकर मर जाता है। सारा के कहने पर चार्ली वहाँ से तुरंत भाग जाता है, लेकिन तभी जॉनसन और बैंडो उसका पीछा करने लगते हैं। एक जगह जॉनसन चार्ली को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी बैंडो जॉनसन पर हमला कर देता है। बैंडो उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन जॉनसन भी कम नहीं होता। वह अपनी गन से बैंडो के पेट में गोली मार देता है। अगले ही पल बैंडो जॉनसन के सिर में गोली मारकर उसे ढेर कर देता है। इसके बाद बैंडो चार्ली से कहता है कि वह उसे पकड़ने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आया था। वह चार्ली से कहता है कि जाओ और अपनी वाइफ का बदला लो। बैंडो कहता है कि अगर गलती से कोई जिंदा बच गया तो ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, वरना मेरी जॉब भी जाएगी और मेरी जान भी। ये सुनते ही चार्ली तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सारा और चार्ली जिस जगह रुके होते हैं वहाँ टर्किश आर्मी हमला कर देती है। ये सब अमेरिकन CIA के कहने पर किया गया होता है। सारा चार्ली को कार में बैठाकर वहाँ से भागने लगती है। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सारा बड़ी होशियारी से कार चलाती रहती है। तभी एक बुलेट सारा की छाती में लग जाती है और सारा की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर चार्ली बहुत ज्यादा डर जाता है। चार्ली तुरंत सारा को कार की साथ ही सीट पर लिटा देता है और खुद कार चलाने लगता है। किस्मत से वह टर्किश आर्मी से बच निकलता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां से वह सीधे प्लेन पकड़ता है और लिसांड्रो की लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई चार्ली पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है और लिसांड्रो की बोट पर ले आता है। होश में आते ही लिसांड्रो चार्ली से कहता है कि तुमने सिलीनी को मारा, मोनीसेंट को भी मारा और तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। तुम इतने बेवकूफ हो कि लिसांड्रो को मारने खुद आ गए। चार्ली कहता है कि मुझे बस तुम्हें मारना है और कुछ नहीं। तुमने मेरी वाइफ को मारा है, इसलिए अब तुम मरोगे। लिसांड्रो कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा, उसे LB और रूसो ने मरवाया था। मैं और मेरे दो साथी उनके कहने पर उन टेररिस्ट्स पर हमला कर रहे थे। हमारा मिशन कुछ और था। तुम्हारी वाइफ रास्ते में आ गई, इसलिए मैंने अपना रास्ता साफ किया। असल में सारा क्रेडिट CIA को जाना चाहिए। लिसांड्रो कहता है कि अगर तुम इस मास्टर प्लान का क्रेडिट मुझे देना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा। अब बताओ, तुम मुझे मारना चाहते हो या CIA के LB और रूसो को? चार्ली कहता है कि तुम जरूर मरोगे। तभी लिसांड्रो अचानक चार्ली को एक गन देता है और कहता है, लो इसे और एक ही शॉट में मुझे मार दो। चार्ली गन पकड़ लेता है और हमें लगता है कि वह लिसांड्रो को मार देगा ताकि लिसांड्रो के आदमी भी चार्ली को न छोड़ें, लेकिन तभी चार्ली वह गन छोड़ देता है। हम देखते हैं कि लिसांड्रो की बोट अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। दरअसल यह सब चार्ली की प्लानिंग थी। चार्ली ने पहले ही घर पर
लिसांड्रो की बोट हैक कर दी थी और उसकी लोकेशन सीधे LOC के पास सेट कर दी थी। अब बोट नॉर्वे से रोमानिया की बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। तुरंत रोमानियन आर्मी चारों तरफ से उस बोट को घेर लेती है। चार्ली आराम से बैठकर पानी पी रहा होता है। थोड़ी ही देर में रोमानियन आर्मी लिसांड्रो और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। चार्ली कहता है कि मेरा नाम चार्ली है और सारी इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी। इसके बाद रोमानियन आर्मी चार्ली को सुरक्षित अमेरिका भेज देती है। इसी के साथ चार्ली का बदला पूरा हो जाता है। अब हम CIA की डेप्यूटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। वह बताती है कि अंदर की इंफॉर्मेशन से पता चला है कि LB और रूसो गद्दार हैं, इसलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह अंदर की इंफॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि चार्ली ने दी थी। इसके बाद चार्ली को बहुत सुकून मिलता है। जब वह अपनी कार में बैठा होता है तभी बैंडो आता है और कहता है कि कभी कभी लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। यह कहकर बैंडो वहाँ से चला जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।